नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार आपका सोशल साइंस का टीचर आज आपके साथ सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 11 डेट 2 नवंबर जिसका टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले हमने दिल्ली के सुल्तान टॉपिक की दो वर्कशीट 9 और 10 पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें दिल्ली के सुल्तानों के विवरण दिए गए थे और दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस प्रकार किया गया, भीतरी सीमा किसे कहते हैं, बाहरी सीमा किसे कहते हैं के बारे में हमने चर्चा की। आज हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 11। वर्कशीट में आपको 4 चित्र दिए गए हैं मस्जिदों के। पहली मस्जिद जो है ये कुव्वत अल इस्लाम जामा मस्जिद जिसे कहा जाता है। यहाँ पे कुतुब मीनार आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में, ये दक्षिणी दिल्ली में स्थित मस्जिद है। उसके बाद अगली मस्जिद बेगमपुरी मस्जिद, ये भी दिल्ली में स्थित मस्जिद है। और मोठ मस्जिद, ये भी दक्षिणी दिल्ली में स्थित मस्जिद है। मोठ मस्जिद को मस्जिद मोठ भी कहा जाता है। और अंतिम चित्र जो है जमाली कमाली मस्जिद, ये भी दिल्ली में स्थित है। तो ये चारों ही मस्जिदें दिल्ली में स्थित हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में 7वीं क्लास की जो सोशल साइंस की इतिहास की हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में विवरण दिया गया है, आप उसको पढ़िए और जानकारी एकत्रित कीजिए। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। जो दिल्ली के सुल्तान थे, शुरुआत के जो सुल्तान थे, इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ये अपने कुछ खास लोगों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करते थे, सामंतों और जमींदारों के रूप में नहीं नियुक्त करते थे। और इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था। जो सूबेदार ये नियुक्त करते थे उन्हें बंदगां कहा जाता था और ये सैनिक सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। तो बच्चों, खलजी और जो तुगलक शासक थे ये बंदगां का इस्तेमाल करते थे सैनिकों को मदद करने के लिए, सैनिकों की सेवा करने के लिए, और अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे और इन्हें सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो गुलाम और आश्रित जिनको वो नियुक्त करते थे, ये अपने मालिकों के और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों, जैसे कि कोई सुल्तान है और सुल्तान के पुत्र को उसके बाद राजा बनाया गया, सुल्तान बनाया गया, तो वो उसके प्रति वफादार नहीं रहते थे। वो जो उनको नियुक्त करता था उनके प्रति वफादार रहते थे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर आ गया तो उसके प्रति वफादार नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठने पर प्रायः नए एवं पुराने सरदारों में टकरार शुरू हो जाती थी। और जैसे ही नए सुल्तान गद्दी पर बैठता था तो जो उस सुल्तान के जो नौकर होते थे उसका और जो पुराना सुल्तान था उनका आपस में टकराव शुरू हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। खलजी और तुगलक जो शासक थे उन्होंने अपने सेना नायकों को सूबेदार के रूप में अलग अलग प्रकार से नियुक्त किया और इन सूबेदारों को इक्ता कहा जाता था और इन्हें संभालने वाले इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। जो इन इक्ताओं को संभालते थे उन्हें
मुक्ति या इक्तादार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। यानी कि मुक्ति जो सैनिक अभियान थे, लड़ाइयाँ वगैरह जो युद्ध होते थे, उनका नेतृत्व करते थे और कानून व्यवस्था अपने इलाकों में, अपने जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनमें बनाए रखते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। जो ये अपनी वेतन जो होता था, वेतन के रूप में ये अपने इलाके में जो भी राजस्व, टैक्स वगैरह जो भी लगता था वो इकट्ठा किया करते थे और अपनी तनख्वाह के रूप में उसको ले लेते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। तो जो तनख्वाह थी लोगों की, सैनिकों की, वो तनख्वाह भी टैक्स द्वारा जो पैसा प्राप्त किया गया है उससे वो सैनिकों को देते थे। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले, उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। मतलब वो उसका वंश परंपरा, यानी कि उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा नौकरी पे नहीं लगेगा, वो अपनी मर्जी से सुल्तान उनको बदल बदल के नौकरी दिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। जो नौकरी जो भी लोगों को दी जाती थी उनका बड़ा कठोर नियम होते थे उनके और बड़ा सख्ती से उनको पालन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया एवं उन्हें कर देने के लिए बाध्य कर दिया गया। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 3 प्रकार के कर थे और ये कौन से कर थे? ये थे कृषि पर कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। किसान जो भी फसल उगाता था उसका आधा भाग कृषि के टैक्स के रूप में दिया जाता था सुल्तानों को और उसको खराज कहा जाता था। दूसरा जो टैक्स था वो मवेशियों पर था, पशुओं के ऊपर जो टैक्स था, गाय बैल बकरी इनको चराने पर, इनको पालने पर भी टैक्स लगाया जाता था। तीसरा जो टैक्स था वो घरों के ऊपर लगाया जाता था, घरों पर रहने का टैक्स, संपत्ति जो हम आज के समय में कहते हैं हाउस टैक्स, वो लगाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप सल्तनत काल में इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा करता था। इस शेष रकम को फवाजील कहते थे। और इक्तादार के क्या कार्य थे? लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना और शांति स्थापना करना। तो ये प्रश्न 1 का उत्तर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों आगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 3 प्रकार के कर थे। फसलों पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% था। दूसरा नंबर है, दूसरा कर मवेशियों पर था। तीसरा कर सदनों पर था, सदनों मतलब घरों पर था। तो इस प्रकार ये आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट हमने कंप्लीट की। आप इस वर्कशीट को पढ़िए बच्चों, देखिए समझिए और इसको प्रश्न उत्तर को करके आप ग्रुप में सेंड करिए। और बच्चों कोविड के संदर्भ में आप अभी लड़ाई अधूरी है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप इसका पालन करिए और मास्क का इस्तेमाल अपने रोज़ के व्यवहार में कीजिए, जिससे कि आप बचे रहें। धन्यवाद।